हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी हम लोग आज सॉल्व करेंगे टीजीटी 2021 का पेपर, जिसमें 125 प्रश्न पूछे गए थे। और उन्हीं 125 प्रश्नों में से आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें आपको टॉप 63 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे गए थे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पिछले जितने भी पेपर्स सॉल्व किए गए हैं या करवाए गए हैं, वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवी हैवेल कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं ये। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ईवी हैवेल कौन थे? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए ओपेरा गायक, बी कला इतिहासकार, सी पियानो वादक या डी यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार। तो ईवी हैवेल कौन थे? हमारा उत्तर हो जाएगा बी कला इतिहासकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार थे ये। कला इतिहासकार भी थे, अंग्रेजी कला प्रशासक भी थे और प्रसिद्ध लेखक भी थे। तो ईवी हैवेल कौन क्या क्या थे? ये कला इतिहासकार भी थे, अंग्रेजी कला प्रशासक भी थे और प्रसिद्ध लेखक भी थे। ईवी हैवेल का पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। क्या नाम है? अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। और इनकी एक पुस्तक भी पूछी जाती है, बनारस पवित्र शहर, जो कि 1905 में लिखी गई थी। क्या पूछी जाती है? बनारस पवित्र शहर 1905 में लिखी गई थी। और इंडियन स्कल्पचर भी पूछी जाती है, भारतीय वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला जो है वो 1913 ईस्वी में लिखी गई थी। भारतीय कला के जो आदर्श हैं, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं। कौन कौन सी? बनारस पवित्र शहर, भारतीय वास्तुकला यानी इंडियन स्कल्पचर, और भारतीय कला के आदर्श। ये तीनों ही जो पुस्तकें हैं वो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ये क्या थे? कला इतिहासकार भी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ली कार्बूसियर कौन था? ली कार्बूसियर कौन था? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए एक संगीतकार, बी कला का प्रोफेसर, सी एक ओपेरा कलाकार या डी एक वास्तुकार। तो ली कार्बूसियर कौन था? हमारा उत्तर हो जाएगा डी एक वास्तुकार। ली कार्बूसियर जो था वो एक वास्तुकार था। और ये वास्तुकार के साथ साथ लेखक, रंगकार और शहर योजनाकार भी था। तो ली कार्बूसियर क्या था? एक वास्तुकार के साथ साथ लेखक भी था, ये रंगकार भी था और शहर योजनाकार भी था। और ये कहाँ का था? ये स्विट्जरलैंड का था। इसकी एक पुस्तक है दी रेडिएंट सिटी। दी रेडिएंट सिटी पुस्तक पर आधारित इसने क्या किया था कि ब्लूप्रिंट पर चंडीगढ़ शहर का एक जो ब्लूप्रिंट था वो तैयार किया था। तो दी रेडिएंट सिटी इसकी जो पुस्तक है, इसी पर आधारित इसने चंडीगढ़ शहर का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? ली कार्बूसियर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ली कार्बूसियर कौन था? एक वास्तुकार था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए जॉन क्रिस्टो, बी ट्रिस्टा जारा, सी लिंडसे ग्राहम, डी फ्रीडा काहलो। तो दादावाद का जो दादा शब्द है वो किसने चुना? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी ट्रिस्टा जारा ने। ट्रिस्टा जारा ने दादावाद का दादा शब्द चुना था। और ये कब आया था अस्तित्व में? तो 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में दादावाद का जो दादा शब्द है वो ट्रिस्टा जारा के द्वारा लाया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, बी घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, सी भाववाद का घोषणा पत्र निर्माता या डी अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता। तो फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता।
ए ऑप्शन इज राइट। भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है कि कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर है जो भारत में नहीं है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए अंकोर वाट, बी सोमनाथ, सी लिंगराज या डी मीनाक्षी। तो ऐसा कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर है जो भारत में नहीं है? हमारा उत्तर हो जाएगा ए अंकोर वाट। अंकोर वाट जो मंदिर है ये जो है वो हिंदू धर्म का मंदिर है और ये भारत में नहीं है। ये कहाँ है? ये कंबोडिया में है। कहाँ है ये? कंबोडिया में है ये। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है जो कि हिंदू धर्म का है और ये सबसे बड़ा हिंदू धर्म मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी है ये। तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल और कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदू धर्म वाला जो मंदिर है वो कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? तो पिकासो की ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय डाक टिकट पर छपी है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए तीन संगीतक, बी गुएर्नका, सी लेस डेमोइसेलेस डी इविग्नोन, डी पादप पीता हुआ लड़का। तो पिकासो की ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय डाक टिकट पर छपी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए तीन संगीतज्ञ। तीन संगीतज्ञ जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई थी? पिकासो के द्वारा, और यही जो है भारतीय डाक टिकट पर छपी हुई है। तो ए ऑप्शन इज राइट। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए आनंदवर्धन, बी भरत मुनि, सी वराहमिहिर या डी विष्णुगुप्त। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? हमारा उत्तर हो जाएगा ए आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो है वो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक था। ए ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है, यानी भारत में जो मध्य पाषाण काल का जो टाइम है वो कितनी से कितनी तक माना जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए 2000 ईसा पूर्व, बी 4000 ईसा पूर्व, सी 6000 ईसा पूर्व या डी 1000 ईसा पूर्व। तो भारत में न मध्य पाषाण काल जो है वो कितनी तक माना जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी 6000 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व जो है वो मध्य पाषाण काल का टाइम माना जाता है। और मध्य पाषाण काल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेसोलिथिक। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक। और इस काल के जो औजार हैं वो आमतौर पर कैसे होते थे? बहुत ही छोटे होते थे। और इन औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ या लघु पाषाण। तो मध्य पाषाण काल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेसोलिथिक कहते हैं, यानी मध्य पाषाण काल। और इस काल में जो औजार होते थे वो बहुत ही छोटे होते थे और इन्हीं औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी 6000 ईसा पूर्व। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? यानी जो चित्रकार मनोहर था वो किस लघु चित्र शैली का चित्रकार था? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए किशनगढ़ शैली, बी चंबा शैली, सी मेवाड़ शैली या डी जयपुर शैली। तो जो चित्रकार मनोहर था वो किस लघु चित्र शैली का चित्रकार था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली थी तो उसका ही जो चित्रकार था वो फेमस था। कौन? चित्रकार मनोहर। तो मनोहर और साहबदीन ये दोनों ही जो चित्रकार थे वो राजा राणा जगत सिंह के समकालीन चित्रकार थे। कौन थे राजा? तो राणा जगत सिंह के समकालीन चित्रकार थे मनोहर और साहबदीन। और जो चित्रकार मनोहर के द्वारा जो प्रतिकृति बनाई गई है चित्रों की वह कहाँ रखी हुई है? तो जो रामायण की जो प्रति बनाई थी मनोहर के द्वारा, तो यह जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है।
तो चित्रकार मनोहर के द्वारा कौन सी प्रति बनाई गई थी? रामायण की प्रति बनाई गई थी, और जो रामायण की जो प्रति है वो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मेवाड़ शैली। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? क्या कह रहा है कि जो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक जो म्यूरल है यानी जो भित्ति चित्र है यह किस शहर में बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए लखनऊ, बी बेंगलुरु, सी जयपुर या डी कोच्चि। तो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर है, ये जो म्यूरल है ये कहाँ बना हुआ है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए लखनऊ में। लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो वहाँ पर जो स्थित है रविंद्रालय भवन, उसकी बाहरी दीवार पर ही ये जो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर है ये बना हुआ है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो के.जी. सुब्रमण्य के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? के.जी. सुब्रमण्य के द्वारा। तो के.जी. सुब्रमण्य के द्वारा किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ में ही स्थित रविंद्रालय भवन है, उसकी बाहरी दीवार पर ये जो है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर बनाया गया है। और ये कब बनाया गया था? तो 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में ही के.जी. सुब्रमण्य के द्वारा किंग ऑफ द डार्क चैम्बर बनाया गया था लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए लखनऊ। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है कि किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी गगनेंद्रनाथ टैगोर या डी वीरेंद्रनाथ टैगोर। तो किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा? सी गगनेंद्रनाथ टैगोर। गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय कार्टून कला का पितामह किसे कहा जाता है, तो के शंकर पिल्लई को। किसे कहा जाता है? के शंकर पिल्लई थे, उनको भारतीय कार्टून कला यानी हास्य व्यंग्य चित्र का पितामह कहा जाता है। के शंकर पिल्लई ने 1932 में हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टून बनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, लेकिन इन विकल्पों के अनुसार किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गगनेंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन इज राइट। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था, और ये भी भारतीय कार्टून जगत के अग्रदूतों में से एक थे। तो इन्होंने क्या किया था? जलियांवाला बाग कांड पर आधारित इनका जो कार्टून है पीस रिस्टोर्ड इन पंजाब, क्या कौन सा हो गया? इनका जो कार्टून है पीस रिस्टोर्ड इन पंजाब, एक साहसी चित्र था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर बनाया गया था। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी गगनेंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए बसावन, बी गोवर्धन, सी मोलाराम या डी मंसूर। तो कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? हमारा उत्तर हो जाएगा सी मोलाराम। मोलाराम जो है वो कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार था, और इसका जन्म जो है वो श्रीनगर गढ़वाल में हुआ था। कहाँ हुआ था मोलाराम का जन्म? श्रीनगर गढ़वाल में हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? जो बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है वो मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए पाषाण शिल्प, बी भित्ति चित्र, सी ताम्र मोहर या डी टेराकोटा शिल्प। तो बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है वो मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? हमारा उत्तर हो जाएगा डी टेराकोटा शिल्प। टेराकोटा शिल्प को मतलब क्या कहते हैं हम? कि पकाई गई मिट्टी के द्वारा, यानी पकाई गई मिट्टी के द्वारा ही बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है वो बनाई गई थी। और ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और भी बैल की प्रसिद्ध आकृति के अलावा और भी हमें टेराकोटा शिल्प में जो मूर्ति है वो देखने को मिली थी। वो कौन कौन सी हैं? जैसे भैंसा की हो गई, भैंसा की आकृति है, सूअर की आकृति है, बंदर हो गया, मोर हो गया, तोता हो गया, बतख हो गया, गेंडा हो गया। तो इन सभी की जो आकृतियाँ हैं वो टेराकोटा शिल्प में हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी टेराकोटा शिल्प।
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? बांग्लादेश का जन्म नामक जो शीर्षक चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए के हैबर, बी राम कुमार, सी KHR राय या डी NS बेंद्रे। तो बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए के हैबर के द्वारा। के हैबर ने ही बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र जो है वो बनाया गया है। के हैबर को किसके लिए जाना जाता है? तो सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। के हैबर को अपने सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है और इन्हें किसके रूप में भी माना गया है? तो आधुनिक कला तथा लोक कला के बीच सेतु के रूप में भी माना गया है। कौन कौन सी कला के रूप में माना गया है? तो आधुनिक और लोक कला, इन दोनों कला के बीच के सेतु के रूप में भी के हैबर को माना गया है। और इनके द्वारा भी जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे फेमस तो एक यही है कि मुर्गों की लड़ाई। तो मुर्गों की लड़ाई जो है वो बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मुर्गों की लड़ाई जो है वो नामक चित्र है ये के हैबर के द्वारा बनाया गया है। और इसके अलावा भी हैं जैसे साधु, श्रद्धा, संगीत, पनघट, होली, दीपावली, विवाह, ये सभी जो चित्र हैं वो के हैबर के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ए ऑप्शन इज राइट, के हैबर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए रणवीर सिंह बिष्ट, बी जयकृष्ण अग्रवाल, सी SG श्रीखंडे या डी दिनकर कौशिक। तो ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के जो चित्रकार हैं वो कौन हो जाएंगे? हमारा उत्तर हो जाएगा ए रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा ही ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला जो है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? ललित मोहन सेन। कौन थे? ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन जो है वो रणवीर सिंह बिष्ट के गुरु माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि TGT 2021 में ही ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसके पहले भी प्रश्न पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो क्या कह रहा है कि फारसी में अनुवाद महाभारत को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए अनवर ए सुहेली, बी तारिक ए अल्फ़ी, सी हमजानामा या डी रजमनामा। तो फारसी में अनुवाद महाभारत को किस रूप में जाना जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा डी रजमनामा। रजमनामा जो है वो किसका अनुवाद है? महाभारत का अनुवाद है और ये फारसी में अनुवाद है। और ये किसने किया था? तो फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज़्मनामा के रूप में किया था। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत का रज़्मनामा में अनुवाद किया गया था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांवरी चित्र किसने बनाया? सांवरी चित्र किसने बनाया? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए नित्यानंद महापात्र, बी नलिनी कुमार मिश्र, सी रघुवीर सेन धीर या डी बद्रीनाथ आर्य। तो सांवरी जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी बद्रीनाथ आर्य के द्वारा ही ये जो सांवरी नामक चित्र है ये बनाया गया था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा चित्रकार है जो जहांगीर के दरबार का नहीं है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए मंसूर, बी मनोहर, सी विशनदास या डी बसावन। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा डी बसावन। बसावन जो है वो जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। यह कहाँ का चित्रकार था? तो यह जो है मुग़ल शैली का एक लघु चित्रकार तो है, लेकिन ये अकबर के टाइम का चित्रकार है। बसावन जो है वो अकबर के टाइम का चित्रकार है, जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी बसावन। बसावन का एक पुत्र था मनोहर। बसावन का जो पुत्र है मनोहर, तो वह किस रूप में के लिए जाना जाता है? तो वो जानवरों के चित्र और व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर था।
तो बसावन का जो बेटा है यानी पुत्र जो है वो मनोहर है, जो कि जानवरों के चित्र और व्यक्ति चित्र बनाने में उसने प्रसिद्धि पाई थी। और ये जो मनोहर था ये जहांगीर के दरबार का चित्रकार है, जबकि बसावन जो था वो अकबर के समय का चित्रकार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बसावन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके पिछले वाला भी जो क्वेश्चन था 18वां क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट था, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए उस्ताद इफ्तिखार, बी उस्ताद मंसूर, सी उस्ताद नासिर या डी उस्ताद बेरहम। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी उस्ताद मंसूर। मंसूर जो नामक चित्रकार है, जो कि मुगल काल का फेमस चित्रकार माना जाता है, ये जो है जानवरों और पक्षियों के चित्रण के विशेषज्ञ के रूप में फेमस था। और इसके द्वारा जो बनाया गया एक और चित्र है क्या, बाज पक्षी। बाज पक्षी जो है वो उस्ताद मंसूर के द्वारा ही बनाया गया था। और ये कहाँ है? ये कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। पूछा जाता है कि बाज पक्षी नामक जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ सुरक्षित है? तो कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके द्वारा एक और चित्र बनाया गया था, एक टर्की मुर्गा यानी टर्की कॉक यानी टर्की मुर्गा। यह जो है वो विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है ये? विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में। तो एक कौन सा हो गया चित्र? बाज पक्षी नामक जो चित्र है वो कलकत्ता संग्रहालय में है, और टर्की कॉक यानी टर्की मुर्गा जो है वो विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो जहांगीर के टाइम का है ये मंसूर, और इसने इसको जो है किस की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो नादिर उल असर की उपाधि से नवाजा गया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी उस्ताद मंसूर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए बलवीर सिंह बिष्ट, बलवीर सिंह कट्ट, बी सरवरी राय चौधरी, सी मीरा मुखर्जी या डी जय झरोटिया। तो इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? हमारा उत्तर हो जाएगा डी जय झरोटिया। जय झरोटिया जो है वो मूर्तिकार नहीं है। ये कौन थे? तो जय झरोटिया जो थे वो एक चित्रकार थे और प्रिंट मेकर थे। क्या क्या थे ये? चित्रकार थे और ये प्रिंट मेकर थे। इनके चित्रण का जो माध्यम था वो एक्रेलिक कलर था। क्या था? एक्रेलिक कलर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? जय झरोटिया। जय झरोटिया जो थे वे मूर्तिकार नहीं थे, ये एक चित्रकार थे और प्रिंट मेकर थे, और इनके चित्रण का माध्यम था एक्रेलिक कलर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है कि डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्र हैं तो उसका निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए के हैब्बन ने, बी ए रामचंद्रन ने, सी विकास भट्टाचार्य ने या डी NS बिंद्रे ने। तो डॉल शीर्षक वाली जो श्रृंखलाबद्ध चित्र है उसका निर्माण किसने किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी विकास भट्टाचार्य ने। विकास भट्टाचार्य ने डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किया था। और ये कब किया गया था? तो 1970 के दशक के दौरान 1970 दशक के दौरान विकास भट्टाचार्य ने डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किया था। तो सी ऑप्शन इज राइट। पर चलते हैं 22 यानी 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवलखा मंदिर जो है वो किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए चालुक्य, बी राष्ट्रकूट, सी गुप्त या डी सोलंकी। तो नवलखा मंदिर जो है वो किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था? हमारा उत्तर हो जाएगा डी सोलंकी। यानी सोलंकी वंश के द्वारा नवलखा जो मंदिर है वो निर्मित कराया गया था। सोलंकी वंश के द्वारा नवलखा मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो नवलखा मतलब 9 लाख की लागत से भी निर्मित होने के कारण इस मंदिर का नाम नवलखा नाम पड़ा। तो नवलखा मंदिर क्यों पड़ा? कि 9 लाख की लागत से निर्माण किया गया था, तो इसी कारण इस मंदिर का जो नाम है वो नवलखा मंदिर पड़ा था। और यह जो मंदिर है वो मारू गुर्जर वास्तुकला यानी सोलंकी शैली में ही
कौन से शासकों द्वारा? जेठवा शासकों के द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। और ये है कहाँ? ये गुजरात में पड़ता है। यह मंदिर जो है वो सूर्य को समर्पित है। तो यानी गुजरात का सबसे पुराना सूर्य मंदिर पूछा जाए तो नौलखा मंदिर है, जो कि सूर्य को समर्पित है। तो सूर्य देवता के साथ साथ यह जो है ब्रह्मा, सावित्री, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाएं जो हैं वो मंदिर में स्थापित की गई हैं। तो नौलखा मंदिर है वो किस वजह से नाम पड़ा इसका? 9 लाख की लागत के द्वारा इसका नाम पड़ा था और सोलंकी वंश के द्वारा निर्मित कराया गया था। और ये कहा है गुजरात का सबसे पुराना सूर्य मंदिर माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि बाहौस स्कूल स्थित था। बाहौस स्कूल स्थित था। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए इटली में, बी इंडोनेशिया में, सी जर्मनी में या डी हॉलैंड में। तो बाहौस स्कूल स्थित था, तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी जर्मनी में। जर्मनी में ही बाहौस स्कूल स्थित था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? कांथा जो है वो टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए उड़ीसा, बी बिहार, सी बंगाल या डी आंध्र प्रदेश। तो जो कांसा टेक्सटाइल का लोक रूप है यह कहाँ से है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी बंगाल। बंगाल जो है, बंगाल से जो कांथा जो है वो पश्चिम बंगाल से आई कढ़ाई की एक लोकप्रिय शैली है। कैसी शैली है ये? कढ़ाई की एक लोकप्रिय शैली है। इसकी उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल से मानी जाती है। कांथा टेक्सटाइल का जो प्रमुख लोक रूप है, इसकी जो उत्पत्ति है वो पूर्व वैदिक काल से मानी जाती है और ये जो है कढ़ाई की एक लोकप्रिय शैली है और ये पश्चिम बंगाल की है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी बंगाल। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गीत गोविंद के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है कि गीत गोविंद के लेखक कौन हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए केशव दास, बी जयदेव, सी भरत मुनि या डी यशोधर पंडित। तो गीत गोविंद के जो लेखक है वो कौन है? हमारा उत्तर हो जाएगा बी जयदेव। जयदेव जो है वो गीत गोविंद के लेखक के रूप में माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कला में संतुलन है। कला में संतुलन है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है, बी कृति में गति की अनुभूति, सी कृति में स्थायित्व का काम या डी कृति में स्थान संरचना का तरीका। तो कला में जो संतुलन है वो क्या है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी कृति में स्थान संरचना का तरीका। कृति में स्थान संरचना का जो तरीका ही है वो कला में संतुलन को बैठाता है। कला के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो रंग, मूल्य, रेखा, आकार, स्थान, बनावट, रूप, ये सभी क्या है? ये कला के तत्व हैं ये। और कला संरचना का जो तरीका ही है, स्थान संरचना का जो तरीका है वो कला में संतुलन को लाता है। और यही जो संतुलन है वो 3 प्रकार के होते हैं, सम्मित, विषय और रेडियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी कृति में स्थान संरचना का तरीका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एलोरा में किस गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। एलोरा में किस गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एलोरा गुफा ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पूछ रहा है कि एलोरा में किस गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए गुफा नंबर 13, बी गुफा नंबर 14, सी गुफा नंबर 32 या डी गुफा नंबर 33। तो किस गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी गुफा नंबर 32। गुफा नंबर 32 को ही एलोरा में इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी जैसे गुफा संख्या जो 30 है उसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या जो 33 है तो इसको हम जगन्नाथ गुफा के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग एलोरा गुफा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे आने वाली परीक्षाओं में जो टीजीटी आर्ट का जो पेपर होगा तो इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी गुफा नंबर 32। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है यह किस नगर में स्थित था। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए रांची, बी भोजपुर, सी दरभंगा या डी भागलपुर। प्राचीन विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो किस नगर में स्थित था।
हमारा उत्तर हो जाएगा डी, भागलपुर। भागलपुर में है प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। और भागलपुर कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये बिहार के भागलपुर में ही प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। और इस विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो एक पाल वंश के राजा थे, धर्मपाल। किसने की थी? पाल वंश के राजा थे ये धर्मपाल। धर्मपाल ने ही 8वीं सदी के अंतिम वर्षों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? बिहार के भागलपुर में इन्होंने धर्मपाल ने, यानी जो पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, इन्होंने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों में इसकी स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही किसके उद्भव को मानते हैं? 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही और किसके उद्भव को मानते हैं? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, बसोली शैली, बी, मुगल शैली, सी, कुल्लू शैली या डी, राजपूत शैली। तो गीत गोविंद के साथ ही 1730 ईस्वी में किसके उद्भव को मानते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बसोली शैली। बसोली शैली को ही गीत गोविंद के साथ 1730 ईस्वी में ही के रूप में उद्भव को मानते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, प्रयाग शुक्ल, बी, विनोद भारद्वाज, सी, ज्योतिष जोशी या डी, अवधेश मिश्र। तो कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? हमारा उत्तर हो जाएगा डी, अवधेश मिश्र। अवधेश मिश्र जो है वो कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मतलब जो चक्राकार रेखाएं हैं वो कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, शांति, बी, स्थिरता, सी, विश्राम या डी, गति। चक्राकार रेखाएं जो है वो कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, गति। गति के साथ साथ ये तनाव, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता, पूर्णता आदि के भाव प्रकट करती हैं। तो चक्राकार रेखाएं जो है वो गति भी प्रकट करती हैं, इसके साथ साथ तनाव, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता, पूर्णता आदि के भाव को भी प्रकट करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, सुबोध गुप्ता, बी, अंजू डोडिया, सी, भारतीय खेर या डी, रियाज कोमू। तो अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी, भारतीय खेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिंदी का प्रयोग करने वाली बिंदी का जो प्रयोग करने वाली समकालीन कलाकार हैं उनका नाम क्या है? तो भारतीय खेर। भारतीय खेर जो है वो एक महिला कलाकार थी और ये जो है वो अपने चित्रों में, अपनी कृतियों में ये बिंदी का प्रयोग करती थी। और इनके द्वारा जो एक सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है द स्किन स्पीक्स आर लैंग्वेज नॉट इट्स, द स्किन स्पीक्स आर लैंग्वेज नॉट इट्स जो है वो 2006 में इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है जो कि फाइबर ग्लास से बनी हुई है। और किसका प्रतिनिधित्व करती है ये एक आदमकद मादा हाथी का प्रतिनिधित्व करती है। देखा भी होगा आप लोगों ने कि एक जो मादा हाथी है तो उसके रूप में ही एक प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो भारतीय खेर के द्वारा बनाई गई है और उसका नाम क्या रखा गया है? द स्किन स्पीक्स आर लैंग्वेज नॉट इट्स। दूसरी जो प्रसिद्ध मूर्ति है जो कि है 6 वुमेन, जो कि मूर्तियों की एक प्रसिद्ध श्रृंखला है जिसमें क्या बनाया गया, यह जो है दिल्ली स्टूडियो में रखी हुई है। और ये जो महिलाओं से डाली गई आदमकद बैठी हुई जो महिलाएं हैं उनकी मूर्तियों की एक श्रृंखला है। तो 2 कृतियाँ कौन कौन सी हो गई इनकी? 2 प्रसिद्ध मूर्ति द स्किन स्पीक्स आर लैंग्वेज नॉट इट्स जिसमें एक आदमकद मादा हाथी को दिखाया गया है और दूसरी है 6 वुमेन, इसमें क्या है महिलाओं को बैठा हुआ दिखाया गया है मूर्तियों के रूप में। तो ये जो है भारतीय खेर के द्वारा बनाया गया है और ये अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग करती थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? क्या कह रहा है कि इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए मंसूर, बी दसवंत, सी ख्वाजा अब्दुल समद या डी मीर सैयद अली। तो किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी दसवंत। दसवंत जो था वो हिंदू चित्रकार था। इसने अपने चित्रों में हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया था। और ये किसके समकालीन था? ये जो है अकबर की फतेहपुर सीकरी स्थित दरबारी चित्रशाला का चित्रकार था। दसवंत को जो है वो प्रशिक्षण के लिए कहाँ भेजा गया था? तो अब्दुल समद सिराजी के पास भेजा गया था। और किसने भेजा था? तो ये अकबर ने भेजा था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दसवंत जो है वो किसके समकालीन कलाकार माना जाता है? तो अकबर की समकालीन कलाकार माना जाता है। और इसको प्रशिक्षण के लिए कहाँ भेजा गया था? तो अब्दुल समद सिराजी के पास भेजा गया था। यह जो है वो हिंदू चित्रकार था दसवंत, और ये अपने चित्रों में हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करता था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए क्रिस्टोफर कैटल, बी एलिस कैटल, सी नेविल तूली या डी टिली कैटल। तो कंपनी शैली का जो चित्रकार है वो कौन हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा डी टिली कैटल। टिली कैटल को ही कंपनी शैली का चित्रकार माना जाता है, और ये एक जो है ब्रिटिश चित्रकार है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा जाता है कि जो माइकल एंजेलो हैं उनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड, यह किस सन में बनाई गई है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए 1654, बी 1554, सी 1504 या डी 1604। तो माइकल एंजेलो की जो प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड, यह किस सन में बनाई गई है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी 1504। 1504 ईस्वी में माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई थी। ये डेविड जो मूर्ति है, डेविड जो है वो निर्मित की गई थी। माइकल एंजेलो जो थे वो मूर्तिकार भी थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे और कवि भी थे। तो ये क्या थे? मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि भी थे। और इनके द्वारा जो बनाई गई जो चित्र हैं या जो मूर्ति हैं जो उन्होंने अपने प्रमुख कार्यों में जो किया है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक सेंट पीटर का सूली पर चढ़ना, सेंट पीटर का सूली पर चढ़ना, डेविड, मैडोना और द लास्ट जजमेंट, ये जो है माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है कि 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाईं? निम्नलिखित में से जो बाबरनामा की सचित्र प्रतियां हैं वो किसने तैयार करवाईं? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर या डी औरंगजेब। तो बाबरनामा की सचित्र प्रतियां हैं वो किसने तैयार करवाई? हमारा उत्तर हो जाएगा सी अकबर। अकबर ने ही बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है वो कराया था अब्दुल रहीम खान खाना से तुर्की में कराया था। क्योंकि बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है उसका तुर्की में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। और ये किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए सतीश गुजराल, बी एस.एच. रचा, सी परेश मैती या डी मनु पारेख। तो महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए सतीश गुजराल ने महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में म्यूरल बनाए थे। और ये जो सतीश गुजराल थे ये 13 वर्ष की आयु से ही मूक बधिर थे। कैसे थे ये? मूक बधिर। कितने वर्ष की उम्र से ही? 13 वर्ष की उम्र से ही ये मूक बधिर थे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि दी नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? दी नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? ऑप्शन की ओर चलते हैं, ए कैमिले पिसारो, बी सेंजा, सी पाल गोगा या डी वान गॉग। दी नाइट कैफ़े जो है वो किस कलाकार की रचना है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी वान गॉग। वान गॉग की जो रचना है वो दी नाइट कैफ़े है। इसके अलावा इनकी और जो विश्व की प्रसिद्ध एवं महंगी कलाकृति में शामिल है वो कौन सी है? सूरजमुखी का फूल या सूरजमुखी। सूरजमुखी जो है वो विश्व की प्रसिद्ध एवं महंगी कलाकृतियों में से शामिल है। इसके अलावा भी वान गॉग ने और भी चित्र बनाए हैं, जैसे तारों भरी रात, दी नाइट कैफ़े हो गया, सरोवर वृक्ष का मार्ग। ये वान गॉग के द्वारा बनाए गए सुप्रसिद्ध चित्र हैं।
तो दी नाइट कैफ़े जो है किस कलाकार की रचना है? डी वॉन गॉग के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? विवान सुंदरम हैं, उन्होंने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, बी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद, सी ललित कला संकाय MSU बड़ौदा, या डी दृश्य कला संकाय मिदनापुर। तो विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी ललित कला संकाय MSU बड़ौदा। विवान सुंदरम की जो माता है इंदिरा शेरगिल, यह जो थी प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल की बड़ी बहन थी। तो विवान सुंदरम की जो माता का नाम क्या था? इंदिरा शेरगिल था, और यह जो है अमृता शेरगिल की बड़ी बहन थी। विवान सुंदरम ने ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में अध्ययन किया था। तो सी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? ऐसा कौन सा राजनेता था जो कार्टूनिस्ट भी था? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए सुषमा स्वराज, बी अटल बिहारी वाजपेयी, या सी बाल ठाकरे, डी इंद्र कुमार गुजराल। कौन सा नेता राजनेता था जो कार्टूनिस्ट भी था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी बाल ठाकरे। बाल ठाकरे जो था वो राजनेता भी था और कार्टूनिस्ट भी था। इसका जन्म जो है वो 1926 ईस्वी में हुआ था। बाल ठाकरे का जन्म 1926 में पुणे में एक मराठा परिवार में हुआ था, और इसका जो पूरा नाम है बाल केशव ठाकरे। बाल केशव ठाकरे जो था वो उसका जन्म 1926 ईस्वी में पुणे में एक मराठा परिवार में हुआ था। ये राजनेता के साथ साथ कार्टूनिस्ट भी था, और द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में प्रत्येक रविवार को इसके कार्टून भी छपते थे। कौन सा पेपर था? द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में प्रत्येक रविवार को इसके कार्टून भी छपते थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी बाल ठाकरे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए वर्ण, सी बी आकार, सी रेखा, या डी पोत यानी टेक्सचर। तो किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा डी पोत यानी टेक्सचर। पोत यानी जो टेक्सचर है वो किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव कहलाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो उससे जो प्राप्त होने वाले जो जितने भी अवशेष हैं वो किस रूप में प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए बर्तन, बी भित्ति चित्र, सी पांडुलिपि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र अवशेष हैं वो ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते थे? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए बर्तन के रूप में प्राप्त होते थे, यानी मिट्टी के बर्तन के रूप में ही प्राप्त होते थे। भारत का जो इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी, 1921 ईस्वी में की थी। और यह सभ्यता कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। और यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है इससे मिलने वाले भी जो बर्तन हैं वो काली और लाल मिट्टी से बने होते थे। कौन सी मिट्टी से बने होते थे? काली और लाल मिट्टी से बने होते थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए बर्तन। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? बाघ की जो 5वीं गुफा है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए पाठशाला, बी रंगशाला, सी योगशाला, या डी चित्रशाला। तो बाघ की जो 5वीं गुफा है उसका नाम क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए पाठशाला। बाघ में तो वैसे टोटल 9 गुफाएं पाई गई थी, लेकिन 9 गुफाओं में से जो 7 गुफाओं के जो चित्र हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। केवल 2 गुफा के ही चित्र शेष बचे हुए हैं, गुफा संख्या 4 और गुफा संख्या 5। इन दोनों गुफाओं के ही जो चित्र हैं वो शेष बचे हुए हैं। बाकी की जो 7 गुफाएं हैं उनके चित्र जो है लगभग नष्ट हो चुके हैं। अब हमें जो है वो 5 गुफाओं के नाम पता हैं कौन कौन सी। एक तो गुफा संख्या 1 है, उसका नाम है ग्रह गुफा। गुफा संख्या 2 का नाम क्या है? पंच पांडु। गुफा संख्या 3 का नाम क्या है? हाथी खाना। और 4 का नाम क्या है? रंग महल। गुफा संख्या 5 का नाम क्या है? पाठशाला।
तो ये पांचों गुफाओं के नाम जो हैं वो बताए गए थे। बाकी की जो गुफा संख्या 6, 7, 8 और जो 9 है उनका जो मार्ग है वो अवरुद्ध है, इसलिए इनका नाम हमें कोई पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? पांचवी गुफा का नाम क्या है? ए, पाठशाला। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 44 क्वेश्चन, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्या पूछ रहा है कि कामसूत्र के टीकाकार कौन थे। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, भरत मुनि, बी, वात्स्यायन, सी, यशोधर पंडित या डी, केशव दास। कामसूत्र के टीकाकार कौन है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी, यशोधर पंडित। कामसूत्र के टीकाकार पूछ रहा है तो यशोधर पंडित हो जाएंगे, और कामसूत्र ग्रंथ की रचनाकार पूछा जाए तो वात्स्यायन, महर्षि वात्स्यायन। लेकिन कामसूत्र की जो टीका की है वो यशोधर पंडित ने की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, बिंदुवाद, बी, भविष्यवाद, सी, घनवाद या डी, रोमांसवाद। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा सी, घनवाद। जॉर्ज ब्राक का चित्र जो है वायोलिन एंड कैंडल स्टिक, यह जो है वो घनवाद कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो सी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 46 क्वेश्चन कि इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है कि किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, राजा रवि वर्मा, बी, नंदलाल बोस, सी, अवनींद्रनाथ टैगोर या डी, गणेश पाइन। तो किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? हमारा उत्तर हो जाएगा ए, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को हिंदू देवी देवताओं के चित्र के लिए जाना जाता है, और इन्होंने जो है ओलियोग्राफ का प्रयोग किया है। इन्होंने जो है वो अपनी जो पहली ओलियोग्राफी प्रेस है उसकी स्थापना 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में की थी। कब की थी? राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में अपनी पहली ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना मुंबई के घाटकोपर में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, पोलैंड, बी, आयरलैंड, सी, बर्मिंघम या डी, लंदन। तो टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, लंदन में स्थित है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 48 क्वेश्चन की बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? पिछला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि बिंदी का प्रयोग किसने किया था, तो भारतीय खेर ने किया था। और इसमें क्या पूछ रहा है कि बिंदु नामक जो चित्र श्रृंखला है वो किसने बनाई थी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर बिंदी का प्रयोग पूछा जा रहा था और यहाँ पर बिंदु चित्र श्रृंखला का। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, अकबर पदमसी, बी, के हैबर, सी, एस रजा या डी, तैयब मेहता। तो बिंदु चित्र श्रृंखला का प्रयोग किसने किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, एस रजा ने ही बिंदु चित्र श्रृंखला का प्रयोग किया है, और इनका पूरा नाम क्या है? सैयद हैदर रजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? क्या पूछ रहा है? मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी हमें मिली थी मोहनजोदड़ो से, वह कहाँ पर संग्रहित है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, बी, भारत कला भवन वाराणसी में, सी, पटना संग्रहालय पटना में या डी, मथुरा संग्रहालय मथुरा में। तो मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है वो कहाँ पर स्थित है या संग्रहित है? हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोहनजोदड़ो की नर्तकी जो है वो संग्रहित है। मोहनजोदड़ो की खोज जानते होंगे आप लोग कि कब की थी? तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और यह जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है ये मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुए थे, अन्नागार प्राप्त हुआ था, हमें कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो भी प्राप्त हुई थी, और जो पशुपति महादेव की मुहर है वो भी प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है
यह जो है वो कांसे से बनी हुई थी और इसकी जो ऊंचाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। और ये कहाँ पर है संग्रहित? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। क्या कह रहा है कि समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए केशव मलिक, बी अशोक भौमिक, सी दिनकर कौशिक या डी असद अली। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी अशोक भौमिक। हुसैन के बहाने के जो लेखक हैं वो कौन है? अशोक भौमिक। बी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया था। क्या कह रहा है कि इनमें से किसने मीराबाई नामक जो भित्ति चित्र है वो चित्रित किया था। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए विनोद बिहारी मुखर्जी ने, सी बी नंदलाल बोस ने, सी असित कुमार हल्दर ने या डी के.जी. सुब्रह्मण्य ने। तो मीराबाई जो नामक भित्ति चित्र है वो किसने चित्रित किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए विनोद बिहारी मुखर्जी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी ने मीराबाई भित्ति चित्र नामक जो है वो चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ, बी गज, भालू, शेर, ऊंट, सी वृषभ, गज, घोड़ा, शेर या डी गज, मृग, बाघ, वृषभ। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। सारनाथ स्तंभ में बने जो 4 पशुओं के नाम हैं वो कौन कौन से हैं? वृषभ हो गया हमारा, गज, घोड़ा और शेर। ये चारों ही जो पशु हैं वो सारनाथ स्तंभ में है। फिर चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। संगीतकारों की कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए डी.पी. राय चौधरी, बी शंकु चौधरी, सी हिरण्यम राय चौधरी या डी सरवरी राय चौधरी। तो संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? हमारा उत्तर हो जाएगा डी सरवरी राय चौधरी। डी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है। तो क्या कह रहा है कि गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए मछली, बी कूर्म, सी मगरमच्छ या डी दरियाई घोड़ा। तो गुप्त काल में मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी कूर्म के रूप में। कूर्म मतलब होता है कछुआ, यानी कछुआ जो है वो वाहन के रूप में यमुना नदी के वाहन के रूप में दिखाया गया है। और गंगा नदी का वाहन के रूप में किसे दिखाया गया है? तो मगरमच्छ को दिखाया गया है। तो जो सी यानी जो मगरमच्छ है वो गंगा नदी का जीव यानी गंगा नदी के वाहन के रूप में दिखाया गया है। और कूर्म यानी कछुआ को जो है वो यमुना नदी के वाहन के रूप में दिखाया गया है। तो बी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है कि किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए छितेंद्र नाथ मजूमदार ने, बी अवनींद्र नाथ ने, सी मंजीत बाबा ने या डी असित सेन ने। तो ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी अवनींद्र नाथ ने। अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए राजपूत, बी मुगल, सी जैन या डी पाल। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी पाल, यानी पाल शैली को ही भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में माना जाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट। पाल शैली की जो उत्पत्ति है वो 750 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 750 ईस्वी में पाल शैली की उत्पत्ति हुई थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा या डी छत्तीसगढ़।
जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है। और रामगढ़ की पहाड़ी अमरनाथ नामक स्थान पर जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ऐसा कौन सा शहर है जिसमें मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए मैसूर, बी मदुरई, सी हलेबीडु या डी ऐहोले। तो ऐसा कौन सा शहर है जिसमें मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी मदुरई में। मदुरई में जो है वो मीनाक्षी मंदिर स्थित है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो चित्रित किया गया है। यानी जो अकबरनामा जो कि अकबर का जीवन परिचय है इसमें, तो यह जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए विसनदास, बी विचित्र, सी अबुल हसन या डी बसावन। तो अकबरनामा जो है वो अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है। यह किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी बसावन। बसावन के द्वारा ही अकबरनामा का जो चित्रित है वो चित्रित किया गया है। तो डी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। ए रोकोको पेंटिंग, बी बरोक पेंटिंग, सी हाई रेनेसा पेंटिंग या डी इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। तो जॉन कॉन्स्टेबल जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? हमारा उत्तर हो जाएगा डी इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। दी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 61 क्वेश्चन कि दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग यह जो है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए आनंद कुमार स्वामी, बी कार्ल खंडालावाला, सी हेनरी मूर या डी स्टेला कैम्ब्रेस। दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, इसके लेखक कौन है? हमारा उत्तर हो जाएगा बी कार्ल खंडालावाला। कार्ल खंडालावाला के द्वारा ही दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग इसके कार्ल खंडालावाला के द्वारा ही लिखी गई है। स्टेला कैम्ब्रेस ने कौन सी लिखी थी? तो स्टेला कैम्ब्रेस ने द हिंदू टेम्पल लिखा था। और आनंद कुमार स्वामी की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? डांस ऑफ शिवा, आर्ट एंड स्वदेशी, मैसेज ऑफ द ईस्ट, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म आदि जो है वो आनंद कुमार स्वामी की हैं। तो कौन कौन सी हो गई? कार्ल खंडालावाला की तो एक यही हो गई दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। इसके अलावा स्टेला कैम्ब्रिज ने दी हिंदू टेम्पल लिखा था। आनंद कुमार स्वामी की जो प्रमुख पुस्तक है डांस ऑफ शिवा, आर्ट एंड स्वदेशी, मैसेज ऑफ द ईस्ट, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म आदि ये आनंद कुमार स्वामी की पुस्तकें हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी कार्ल खंडालावाला। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की संभावना है आगे आने वाले पेपर में। और अजंता गुफाओं की जो अनुकृतियाँ हैं वो किसने तैयार की हैं? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए वीरेशन सेन, बी ललित मोहन सेन, सी असित कुमार हल्दर या डी सुधीर रंजन खास्तगीर। तो अजंता गुफाओं की जो अनुकृतियाँ हैं वो किसने तैयार की हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा सी असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर ने ही अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ तैयार की थीं। अजंता गुफा में कितनी टोटल गुफाएं थी? 30 गुफाएं थी। और जो अजंता गुफा है इसका आकार कैसा था? तो घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। 1914 ईस्वी में जोगीमारा की गुफाओं की अनुकृतियाँ हैं वो असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने की थी। लेकिन जो अजंता गुफाओं की जो अनुकृतियाँ हैं वो असित कुमार हल्दर ने ही तैयार की हैं। असित कुमार हल्दर के साथ साथ और भी कई भारतीय कलाकार थे, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अजंता गुफा। और जिसने भी अजंता गुफा से संबंधित जो मेरे प्रश्नों की जो वीडियो है वो आपको आप लोगों ने नहीं देखी होगी, वो आपको कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बनने वाले प्रश्न भी हैं वो आपको उसी वाली वीडियो में ही देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी 62 ही लास्ट क्वेश्चन था।
तो ये जो टीजीटी 2021 का जो पेपर है जिसमें 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें से जो 62 क्वेश्चन हैं वो आपको इस पार्ट 1 में देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की जो जितने भी प्रश्न हैं, पूरे जो 125 क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, वो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। और अजंता गुफा के जो अनुकृतियाँ हैं वो असित कुमार हल्दर के साथ साथ किसने तैयार की थी वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।